गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मुख्यतः आपकी फर्स्ट बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये बुक आपके चल रही थी, जिसमें केवल एक लेसन शेष है। 16वां लेसन, 15 लेसन तक के नोट्स, 15 लेसन तक का वीडियो आप तक पहुंच चुका। उम्मीद है आपको ठीक प्रकार समझ में भी आ रहा होगा और प्रत्येक पाठ के प्रश्न उत्तर जो आपको बताए थे होमवर्क के रूप में, वो भी आप कर रहे होंगे। आज के वीडियो में जैव विविधता व संरक्षण अंतिम टॉपिक आज के वीडियो में कंप्लीट करते हैं और कल से अपन भारत के भूगोल का अध्ययन करेंगे। उसके बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा। देखते हैं 16वां लेसन जैव विविधता व संरक्षण। देखिए, मुख्यतः जैव विविधता के बारे में देखिए, जैव विविधता का मुख्य कारण क्या है? सौर ऊर्जा एवं जल, ये अपक्षय में विविधता और उसके परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न जो जैव विविधता है, उस जैव विविधता का मुख्य कारण है। देखिए, मुख्यतः जो भी प्रजातियां हमारी पृथ्वी पर विद्यमान है, एक सतत विकास के रूप में प्रजातियों के दृष्टिकोण से और जीवधारियों के दृष्टिकोण से जो ये जैव विविधता है, वो सतत विकास का केंद्र है, तंत्र है। देखिए, हमारी पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो जैव विविधता है, इस जैव विविधता के अंतर्गत हमारी पृथ्वी पर कैसी स्थिति देखने को मिलती है? असमानता की स्थिति। यानी हमारी पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैव विविधता में असमानता देखने को मिलती है। कैसे भाई? जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश हैं, उन उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के अंतर्गत जैव विविधता की जो स्थिति होती है वो अधिक होती है, जबकि जो ध्रुवीय प्रदेश हैं, इन ध्रुवीय प्रदेशों में जैव विविधता की जो स्थिति होती है वो क्या होती है? कम। तो मतलब संपूर्ण पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैव विविधता जो है, उस जैव विविधता में असमानता की स्थिति है, यानी असमानता की स्थिति। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जैव विविधता की मात्रा, जैव विविधता अधिक पाई जाती है, ध्रुवीय प्रदेशों के अंतर्गत जैव विविधता कम पाई जाती है। मुख्यतः ये जो जैव विविधता है, इस जैव विविधता को अपन तीन स्तर, तीन प्रकारों में समझ सकते हैं। तीन प्रकार कौन कौन से? आनुवांशिक, प्रजातीय और पारितंत्रीय। देखो कौन कौन सी। नंबर 1, आनुवांशिक जैव विविधता। नंबर 2, प्रजातीय जैव विविधता। और नंबर 3, पारितंत्रीय जैव विविधता। जैव विविधता के कितने स्तर? 3 स्तर। 3 स्तर कौन कौन से? मुख्यतः आनुवांशिक जैव विविधता, प्रजातीय जैव विविधता और पारितंत्रीय जैव विविधता। देखिए, किसी प्रजाति के अंतर्गत
किसकी विविधता का होना? जीन की विविधता का होना। किसी भी प्रजाति के अंतर्गत जीन की जो विविधता होती है, जीन में पाई जाने वाली जो भिन्नता होती है, उसे आनुवांशिक जैव विविधता कहा जाता है। प्रजातीय जैव विविधता ये निर्भर होती है किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाने वाली जो प्रजातियां हैं उन प्रजातियों से संबंधित होती है, उनकी संख्या से। जिन क्षेत्रों के अंतर्गत अधिक प्रजातीय विविधता पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा, जिन क्षेत्रों के अंतर्गत अधिक प्रजातीय विविधता, भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियों की मात्रा, संख्या बहुत अधिक पाई जाती है, उन क्षेत्रों को कहा जाता है किस नाम से? हॉटस्पॉट के नाम से। प्रश्न हो सकता है, पूछ सकता है कि हॉटस्पॉट क्या है, किसे कहते हैं? तो जिन क्षेत्रों में अधिक प्रजातीय विविधता मिलती है उस विविधता को या उन्हें विविधता का हॉटस्पॉट कहा जाता है। तो ये किस पर निर्भर हुआ? किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली जो प्रजाति है उस प्रजाति की संख्या में पाई जाने वाली विविधता। एक होता है पारितंत्रीय जैव विविधता। मुख्यतः प्रत्येक प्रकार के पारितंत्रों में, चाहे वो स्थलीय हो चाहे वो जलीय हो, प्रत्येक प्रकार के पारितंत्रों में होने वाली जो पारितंत्रीय प्रक्रियाएं हैं उनके आवास स्थलों में जो भिन्नता है, पारितंत्रीय प्रक्रियाओं और आवास स्थलों में पाई जाने वाली जो भिन्नता है, उस भिन्नता को क्या कहा जाता है? पारितंत्रीय जैव विविधता। कोई दिक्कत? तो जैव विविधता कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। 3 प्रकार कौन कौन से? आनुवांशिक जैव विविधता, प्रजातीय जैव विविधता, पारितंत्रीय जैव विविधता। आनुवांशिक जैव विविधता क्या? किसी प्रजाति में जीन की विविधता जो पाई जाती है उसे आनुवांशिक जैव विविधता। प्रजातीय जैव विविधता क्या? किसी निर्धारित क्षेत्र में जो प्रजातियों की संख्या होती है उस प्रजातियों की संख्या से संबंधित होता है। मुख्यतः जिन क्षेत्रों में अधिक प्रजातीय विविधता पाई जाती है उन्हें उस विविधता को हॉटस्पॉट कहा जाता है। तो मुख्यतः प्रजातीय संख्या में विविधता वो प्रजातीय जैव विविधता। एक है पारितंत्रीय जैव विविधता, प्रत्येक प्रकार के पारितंत्रों में होने वाली जो पारितंत्रीय प्रक्रियाएं हैं और उनके जो आवास स्थल हैं, उन पारितंत्रीय प्रक्रियाओं व आवास स्थलों में जो भिन्नता पाई जाती है उस भिन्नता को कहा जाता है कौन सी विविधता? पारितंत्रीय जैव विविधता। इस प्रकार जैव विविधता कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की। जैव विविधता में मानव संस्कृति के जो विकास में जो जैव विविधता है इसने बहुत योगदान दिया है। चाहे वो वानस्पतिक विविधता हो, जीव जंतुओं की प्रजातियों संबंधी विविधता हो, इन सबका मानवीय विकास के अंतर्गत एक बहुत बड़ा योगदान है। इसी प्रकार मानवीय समुदायों ने भी आनुवांशिक प्रजातीय व पारिस्थितिक स्तरों पर प्राकृतिक विविधता को बनाने के लिए मानव ने भी योगदान दिया है। यानी जैव विविधता और मानवीय सहयोग ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों का एक सामंजस्य है। जिस पारितंत्र में, ध्यान दीजिएगा, जिस पारितंत्र में जितनी अधिक प्रजातियां होंगी
वह पारितंत्र उतना ही अधिक स्थायी होगा। स्थायी पारितंत्र का मतलब क्या होता है कि जिस पारितंत्र में जितनी अधिक प्रजातियां होंगी, प्रजातियों की संख्या जितनी अधिक होगी, वो पारितंत्र सबसे अधिक स्थायी पारितंत्र होगा। खाद्य फसल, पशु, वन, मछली संसाधन, जो भी ये महत्व के उत्पाद हैं, जो कि मानव को हमेशा जैव विविधता के फलस्वरूप ही उपलब्ध होते हैं। देखिए एक छोटी सी बात कि जो जनसंख्या बढ़ रही है, इस जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बृहद स्तर पर जो संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, भाई जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जिस जिस प्रकार से जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है, मानव के द्वारा हमारी पृथ्वी पर जो उपलब्ध जो संसाधन हैं, उन संसाधनों का उपयोग भी उतनी ही तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। उतनी ही तीव्र गति से वनोन्मूलन, वनों की कटाई हो रही है। अनेक प्रकार के जैव प्रजातियां हैं, उनके प्राकृतिक आवासों का विनाश हुआ है। भाई जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या के निवास के लिए भवनों का निर्माण, आवासों का निर्माण किया जाएगा। कहां किया जाएगा? वनों को काट करके। मानव कृषि का कार्य करेगा वनों को काट करके। तो वनों की कटाई हुई तो वनों की प्रजातियां नष्ट हुई। वनों में रहने वाले जो जीव जंतु थे, वन जिनका आश्रय स्थल था, उन जीव जंतुओं की प्रजातियों का विनाश हुआ, जिससे हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार की जो प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों में बहुत तीव्र गति से कमी आई। चाहे वो पेड़ पौधों की, वनों की प्रजातियां हो, चाहे वो जीव जंतुओं की प्रजातियां हो। मुख्यतः हमारे धरातल पर आने वाली प्राकृतिक आपदाएं, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो ज्वालामुखी उद्गार हो, इनसे भी हमारी पृथ्वी पर निवास करने वाली जो जैविक प्रजातियां हैं, जो जीव जंतु हैं, जैव प्रजातियां हैं, उनको हानि होती है। विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के कारण वन भूमि, वनों में निवास करने वाले जीव जंतु, इन सबका बहुत अधिक नुकसान होता है। तो इनके कारण से भी जीव प्रजातियां नष्ट होती हैं। इसके अतिरिक्त विदेशी प्रजातियां, जो बाहर से आने वाली प्रजातियां हैं, उनके आगमन और हमारे भारत के अंतर्गत अवैध रूप से जो शिकार कार्य किया जा रहा है, इससे भी अनेक जैव प्रजातियां ऐसी हैं जो या तो समाप्त हो गई हैं या लुप्त होने के कगार पर है। एक शिकार की जो स्थिति, अवैध शिकार है, ये अवैध शिकार भी मुख्यतः जैव प्रजातियों को धीरे धीरे नष्ट करने में लगा हुआ है। कुछ पादप प्रजातियां, कुछ पेड़ पौधों की प्रजातियां संकटापन्न प्रजातियां हैं। जंतु प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से 3 वर्गों के अंतर्गत विभाजित किया है। 3 वर्ग। एक तो कौन कौन सी प्रजातियां ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए कि मुख्यतः संकटापन जो प्रजातियां हैं या जीव जंतु का जो संरक्षण है, इस उद्देश्य से प्रजातियों के 3 वर्ग बना दिए गए। संकटापन्न प्रजातियां, सुभेद्य प्रजातियां
और दुर्लभ प्रजातियां। संकटापन वे प्रजातियां जिनके समाप्त होने का संकट आने वाला है, यानी जिन प्रजातियों की संख्या धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। सुभेद्य प्रजातियां जीव जंतुओं की, पादपों की ऐसी प्रजातियां जो आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, सुभेद्य प्रजातियां। दुर्लभ प्रजातियां जो या तो लुप्त हो गई, समाप्त हो गई, या लुप्त होने के कगार पर हैं, जो दुर्लभ हैं। इस प्रकार के 3 वर्ग बना दिए गए। मुख्यतः जो भी संकटापन प्रजातियां हैं, इन संकटापन प्रजातियों के अंतर्गत जो भी जीव जंतु, जो भी प्रजातियां इनके अंतर्गत सम्मिलित हैं, उन्हें रेड लिस्ट के नाम से उनकी सूचना प्रकाशित की जाती है। अर्थात जो बिल्कुल समाप्त होने पर है। देखिए, मुख्यतः ये जरूरी है कि जैव विविधता की जो स्थिति है, ये जैव विविधता की स्थिति मानव के लिए अति आवश्यक है। यानी मानव का अस्तित्व है तो वो जैव विविधता के कारण है। मानव के अस्तित्व के लिए जैव विविधता का होना अति आवश्यक है। जीवन का प्रत्येक रूप आज अपन जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करता है। यानी आत्मनिर्भर कोई नहीं है। एक दूसरे के पूरकता का होना। तो मुख्यतः जीवन का प्रत्येक रूप आज एक दूसरे पर इतना निर्भर है कि किसी एक प्रजाति पर संकट आने से दूसरे में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किसी भी प्रजाति पर संकट आता है तो दूसरी प्रजाति पर अपने आप असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और एक प्रजाति पर संकट आएगा और दूसरे पर असंतुलन की स्थिति बनेगी। परिणाम है पर्यावरण में गिरावट का आना। पर्यावरण में क्या आ जाएगी? गिरावट आ जाएगी। और निश्चित रूप से अंत में क्या होना है? मनुष्य का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो मुख्यतः मानव को पर्यावरण के साथ में मित्रता पूर्वक मैत्री संबंधी जो पद्धतियां हैं, मित्रता युक्त जो पद्धतियां हैं, उनके प्रति जागरूक किया जाए। मानवीय विकास की ऐसी व्यावहारिक गतिविधियां अपनाई जाए जो दूसरे जीवों के साथ में समन्वित हो सके, सतत पोषणीय हो सके। यानी एक दूसरे पर सामंजस्यता की स्थिति बनाई जाए। आज वर्तमान में जैव प्रजातियां हैं, उनके दीर्घकालिक संरक्षण के लिए, लंबे समय तक उनका संरक्षण हो, इसके लिए आवश्यक है कि स्थानीय मानव समुदाय और प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व का वहन करे। प्रत्येक व्यक्ति को जैव विविधता का संरक्षण अपना उत्तरदायित्व समझना हो। विश्व संरक्षण कार्य योजना के द्वारा जैव विविधता के संरक्षण के अनेक उपाय अपनाए गए हैं। भारत सरकार ने भी जैव विविधता संरक्षण के लिए, आपको ध्यान में होगा, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 बनाया। इसके अंतर्गत नेशनल पार्क, आरक्षित क्षेत्र, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, पशु विहार, अनेक क्षेत्र स्थापित किए गए। ऐसे क्षेत्र
जो अधिक संकट में है उनमें संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण जो संरक्षण है उसको अंतरराष्ट्रीय संस्था ने अभी आपको बताया था जैव विविधता, जो हॉटस्पॉट, तो हॉटस्पॉट संबंधी जो कार्य था वो अपनाया गया, जिससे उनको इंगित किया जा सके कि किस रूप में यह जैव विविधता आवश्यक है। जो संकटापन्न प्रजातियां हैं, जो दुर्लभ प्रजातियां हैं, जहां पर अधिकतम प्रजातियां पाई जाती हैं, अधिकतम प्रजाति विविधता की स्थिति पाई जाती है, उन्हें हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। तो ये महत्वपूर्ण बातें देखिए। मुख्यतः जैव विविधता का संरक्षण सभी जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण है। जैव विविधता का जो संरक्षण है वो सभी जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त आज वर्तमान में अपन देखें बाघ और शेर, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों प्रजातियां बाघ और शेर ये असुरक्षित प्रजातियां हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त संरक्षण के लिए नेशनल पार्क, पशु विहार आदि संरक्षण के उद्देश्य के लिए बनाए गए। आज उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं वो जैव विविधता के समृद्ध क्षेत्र हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। इसके अतिरिक्त ब्राजील में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ उसके अंतर्गत भी जैव विविधता संरक्षण के बारे में बताया गया। देखिए मुख्यतः जैव विविधता है क्या, ये सारी बातें हमने जान ली। जैव विविधता क्या है? देखिए किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाले जीवों की संख्या व उनकी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है, जिसके आपको 3 स्तर बताए गए थे: आनुवांशिक जैव विविधता, प्रजातीय जैव विविधता और पारितंत्रीय जैव विविधता। ये 3 स्तर आपको बताए गए थे जो जैव विविधता के महत्वपूर्ण थे। इसके अतिरिक्त हॉटस्पॉट के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक और आया था विदेशज प्रजातियां। विदेशज प्रजातियां क्या है? देखो, वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल प्रजाति नहीं है, वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल प्रजाति नहीं है, मूल जैव प्रजाति नहीं है, लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई है, उन्हें विदेशज प्रजातियां कहा गया है। विदेशज प्रजाति की परिभाषा वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल प्रजाति नहीं है लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई है, उसे विदेशज प्रजाति कहा जाता है। तो ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो इसके अंतर्गत बनते हैं। यह था आपका 16वां लेसन जैव विविधता व संरक्षण के बारे में। यह आपका 16वां लेसन कंप्लीट। अब यहां तक आपकी एक बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो बुक है जिसमें 16 लेसन है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इस बात में कोई दिक्कत है तो बताओ। जो लेसन आपके हटा दिए गए थे इसमें से कौन कौन सा लेसन हटाया पता है? दूसरा, चौथा, 7वां, 10वां, 12वां और 13वां, यानी 16 में 10 लेसन हटा दिए गए थे, 10 लेसन बचे थे जो आज आपका इस फर्स्ट बुक का जो सिलेबस है वो सिलेबस पूरी तरह से क्या हो गया? कंप्लीट। अब आपकी एक बुक बची है भारत का भूगोल, जिसमें कितने लेसन है? 7 लेसन। 7 में से कितने हटा दिए? 3। कौन कौन सा? दूसरा, चौथा और 7वां। ठीक है। पहला लेसन आपका लगभग आधा हो गया, यानी एक लेसन मान लो आपका कंप्लीट हो गया। 3 लेसन हटा दिए तो केवल आपके कितने टॉपिक बाकी हैं? 3 टॉपिक बाकी हैं। 3 टॉपिक का मतलब है मुश्किल से 31 दिसंबर तक आपका 100% जो सिलेबस है वो 100% सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि भारत भूगोल के अंतर्गत केवल 4 लेसन बाकी हैं। उसमें से भी एक टॉपिक के बारे में आपको लगभग बता दिया गया, तो थोड़ा बहुत उसमें बाकी है। और 3 लेसन आपका, यानी तीसरा लेसन और 5वां 6वां लेसन।
तीसरा, पांचवा और छठवा, ये 3 लेसन आपके बाकी हैं, कोई दिक्कत नहीं। होमवर्क के रूप में मैं फिर से बता दूं, ये बुक आपकी कंप्लीट हो गई, 6 लेसन उठा दिए, 10 लेसन बचे हैं। इन 10 लेसन के पीछे, पाठ के पीछे जो प्रश्न उत्तर दे रखे हैं वो प्रश्न उत्तर आपको सभी को 100% करने हैं। यदि आपने वीडियो के माध्यम से नोट्स लिखे भी हैं, ठीक है, तो भी आपको प्रश्न उत्तर तो करने हैं, वो आपका होमवर्क है। नोट्स यदि आपने लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेसन आपको ठीक प्रकार समझ में आ जाएगा। लेकिन होमवर्क के रूप में मैं आपके जो पाठ के पीछे के जो प्रश्न उत्तर दे रखे हैं वो चेक करूंगा। तो भौतिक भूगोल के जो 10 लेसन है, 16 लेसन, 6 लेसन उठा दिए, 10 लेसन है, तो 10 लेसन के प्रश्न उत्तर आज तक आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। और यहां तक कंप्लीट करने के बाद में केवल आपके 3-4 लेसन जो भारत का भूगोल है, उस भारत के भूगोल के 3-4 लेसन आपके शेष बचेंगे, वो आपको कल के वीडियो के माध्यम से फिर से बता दिए जाएंगे। यहां तक किसी कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो वो बता सकता है। जहां भी किसी लेसन में कोई भी बात आपको समझ में नहीं आ रही हो, किसी प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा हो, लेसन के पीछे जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनमें यदि कोई आंसर नहीं आ रहा हो, या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कोई लेसन आपको दोबारा पढ़ना हो, तो जो डाउट का ऑप्शन दे रखा है उस डाउट के ऑप्शन में आप लिख सकते हैं, तुरंत समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शेष कर।